हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम यहाँ पे JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कर रहे थे। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक किए हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हमारा आता है हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर एवोल्यूशन की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की हम अगर एवोल्यूशन की बात करें तो ये हमारा ट्रेस होता है कहाँ से? हम ब्रिटिश रूल से लेते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर थे इन्होंने हमारे जो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। और इससे पहले आपको पता होगा कि इंडिया को क्या कहा जाता था कि सोने का चिड़िया कहा जाता था। मगर जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने क्या किया, जो भी चीज़ें था यहाँ पे उन सब को लेके चला गया। ये लोग इन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया हमारे इंडिया को। एक्सप्लॉइट कैसे किया कि जो ये रॉ मटेरियल्स थे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मिकदार में थे, बहुत सारे क्वांटिटी में थे हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल्स, जिनको इन्होंने यहाँ से सस्ते दाम में ले गया और वहाँ से प्रोडक्ट कुछ बना के यहाँ इंडिया में दोबारा भेजा और उसको बहुत ही महंगे दाम में बेचना स्टार्ट किया इन्होंने। इस तरह इन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया इंडियन जो रिसोर्स है उनको। उससे वर्स इफेक्ट पड़ा किसके? इंडियन इकोनॉमी पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पे ही असर पड़ रहे थे। तो रीज़न क्या था कि हमारे जो पहले रूलर्स थे, तो और एक रीज़न है कि हमारे जो रूलर्स थे जब पहले रूल थे, जब ब्रिटिशर से पहले इंडियन जो किंगशिप थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जो स्मॉल इंडस्ट्री से लोकल इंडस्ट्री उनको पेट्रोनाइज करते थे। मगर लेटर ऑन जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे तो उन्होंने अपने जो होम प्रोडक्ट थे, जो ब्रिटिश के होम प्रोडक्ट थे, उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो उस वजह से जो इंडस्ट्रीज़ थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में, तो वो वहाँ पे उन पे असर होना स्टार्ट हुआ। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और आहिस्ता वो ख़त्म होने पे कदार पे आ गया। तो ख़त्म भी हो गया। तो बहुत सारे सिटीज़ थे जो बहुत ही पॉपुलेटेड सिटीज़ थे पहले, जैसे कि ढाका था, सूरत था, मुर्शिदाबाद था। तो वो जो सिटीज़ थे जो पहले पॉपुलेटेड थे, जो सिटी सेंटर हुआ करते थे, जहाँ मार्केटिंग होते थे, जहाँ इंडस्ट्रीज़ थे, तो वो ब्रिटिश के पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, ख़त्म हो गया। उनकी जो फ्लोरिश कर रहा था वो इंडस्ट्रीज़, वो पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो गया। और जो सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी था इंडिया का, वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। इनकी पॉलिसी से हमारे एग्रीकल्चर पे असर हुआ, हमारे इंडस्ट्रीज़ को असर पड़ा इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, जिसकी वजह से हाँ इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया। तो इन्होंने पॉलिसीज़ लाए थे कुछ, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ देखते हैं। फर्स्ट लाया था इन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अगर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की हम बात करें तो इसे लैंड सेटलमेंट भी कहा जाता है, या नहीं तो परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो इसको कब लाया गया? इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरा लाया गया। कॉर्नवालिस के दौरा लाया गया कब? 1793 में लाया गया। और इसको कहाँ पे लाया गया? बंगाल एंड बिहार में लाया गया। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ा। इनका जो पॉलिसी था, इसकी पॉलिसी के तहत क्या था कि जो फिक्स्ड अमाउंट इन्होंने बनाया था कि एक फ़िक्स टेन्योर, एक टाइम पीरियड में इनको पे करना ज़रूरी था। किनको? ब्रिटिशर को। ये किसको पे करना था? ज़मींदार को। अब ज़मींदार को पे करना था तो ज़मींदार कहाँ से लाते? खुद से तो नहीं लाते। तो पीजेंट जो काम करते थे उनके ऊपर अब फोर्स आना स्टार्ट किया। ज़मींदार अब फोर्स करने लगे पीजेंट को कि आप इतना हमें पे करो, क्योंकि हमें तो ब्रिटिशर को भी पे करना है। तो वो चीज़, इस चीज़ के ऊपर वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पीजेंट है, जो टेनेंट है, वो एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट आता है महलवारी सिस्टम। ये कब हुआ था? इसका डेट इंपॉर्टेंट है कि 1822 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? नॉर्थ प्रोविंस, पंजाब एंड गंगेटिक वैलीज, इस जगहों पे ये महलवारी सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। तो और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी लाया, रोदवारिस सेटलमेंट। इसके तहत ये कब लाया गया? 19th सेंचुरी में लाया गया है। और ये कहाँ पे लाया गया? मुंबई और मद्रास के पार्ट्स में लाए गए। और इस सेटलमेंट के थ्रू क्या था कि जो डायरेक्ट
इम्पोज डायरेक्ट ऑन दैट टैक्स जो था वो टैक्सेशन किसको पे करना पड़ता था? फार्मर को, जो रोयत्स है, रोयत्स यानी जो पीजेंट्स है, जो वहाँ पे जो काम करते थे, उनको डायरेक्ट लैंड का ऑनर तो बना दिया, मगर उनको चाहिए था कि उनको डायरेक्टली पे करना था किसको? अब ब्रिटिशर को, वो भी हाई टैक्स था। इसके बाद जो डिटोरेशन की बात करें ऑफ एग्रीकल्चर की, तो इसमें क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर थे उस चीज़ को इन्होंने अपने तरीके से चलाना स्टार्ट किया। जैसे कि अब क्रॉप्स हम उगाते थे, गेहूं या कुछ उगाते थे, तो उस चीज़ को उन्होंने बैन कर दिया और इन्होंने कहा कि जो कैश क्रॉप है, जो जिससे ब्रिटिशर को ज़्यादा फ़ायदा हो, वो चीज़ उगाने के लिए इन्होंने जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको फोर्स किया। तो उस वजह से बेचारों जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन पे बहुत ही वर्स असर होना स्टार्ट हुआ। तो जब एक्सप्लॉयड हो रहा है, तो एग्रीकल्चर जब एक्सप्लॉयड हो रहा है, तो इकोनॉमी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो वो पे जब असर हुआ, तो उस वजह से इकोनॉमी पे असर होना स्टार्ट हो गया। तो पीजेंट, इसके बाद आता है हमारा इम्पोरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री। अगर पीजेंट्री की इम्पोरिशमेंट हुआ, कैसे हुआ कि जब टैक्स था वो ज़्यादा उनको पे करना पड़ रहा था, हाई टैक्स लगाए गए उनके ऊपर। अनसर्टेनिटी, मानसून का कुछ पता नहीं था, मतलब कभी आता था कभी नहीं आता था, तो उस वजह से उनका एग्रीकल्चर में ये नहीं होता था। तो पुअर मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, उस वजह से वो लोग इरिगेशन जो फैसिलिटी था वो अच्छा नहीं था, उस वजह से वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते थे अपने फील्ड्स में। तो उस वजह से क्या हुआ कि अब टैक्स भी हाई हो गया, मानसून्स भी नहीं हुआ है, तो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ जो थे वो भी अच्छा नहीं था। तो उस वजह से इतना इनको ये नहीं होता था, ग्रोथ नहीं होता था, तो हाई टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरह क्या हो गया कि इम्प्रोचमेंट ऑफ पेजेंट्री हुआ। तो अब जब ब्रिटिश की इन पॉलिसीज़ की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी ख़त्म हो गए, हमारे जो लोकल्स थे, एग्रीकल्चर पे भी बहुत असर हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत भी वर्स असर हो गया इस वजह से। तो हमारा दादा भाई नौरोजी जी हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है, तो उसमें लिखा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा गया है कि बुक कौन सा, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें कि जो पुअर्टी कैसे आ गया ब्रिटिशर की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से कैसे इम्पैक्ट हो गया, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ ने कैसे हमारे इकोनॉमिक पे असर किया और हमारे इकोनॉमी को कैसे ड्रेन किया ब्रिटिशरों ने, ये सब इस बुक में लिखा गया है, जिसको किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये कब लिखा गया था? 1871 में लिखा गया था। हालांकि ये बात था कि जो ब्रिटिशर आए इनकी वजह से कुछ थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन था इंडिया में, जो रेल्स या इंट्रोड्यूस हुआ ब्रिटिश के टाइम पे हुआ, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो थे वो थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट किया। उसकी वजह से क्या हो कि लोग आपस में एक दूसरे मिलजुलने लगे। तो उस वजह से अभी तक तो जो भी हो रहा था, तो जहाँ लिमिटेड एरिया में हो रहा था तो पता भी नहीं चलता था दूसरी जगहों पर, मगर जब नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी जब बढ़ गया, तो उस वजह से एक दूसरे तक ये मतलब आना जाना रहा। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म था वो आ गया इन लोगों के अंदर। इसकी वजह से लास्ट में हम देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, अगर ये पूछा जाता है, इन बुक्स का नाम ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला बुक है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी ऑफ इंडिया। ये 2 बुक्स हैं, इनको किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, यानी तो इंडियन फेमाइन, डियर कास्ट एंड प्रिवेंशन, ये 2 बुक है। इसको किसने लिखा है? R.C. दत्ता ने लिखा है। नोट ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ए कलेक्शन ऑफ एसे एंड स्पीचेस, M.G. रानादे ने लिखा है इस चीज़ को। ये आप याद रखिए, पूछा जाता है, ये इन राइटर्स के ज़्यादातर पूछा गए हैं। The evolution of provincial finance in British India, a study in provincial decentralization of imperial finances, यानी तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये किसने लिखा है? हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जिनको मैं समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ जिनको
ये आप याद रखिए कि ये ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन एज इन एग्ज़ाम में एज ए क्वेश्चन, तो आप याद रखिए। चलिए आप और क्या स्टेप की तरफ जाते हैं हम। प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर हम अगर पूरी अगर एक देखा जाए पूरी तरह, तो इसके अंदर ये प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, ये सब आता है इसी जो टॉपिक दिया गया है इनके अंदर। तो प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू था। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और ये एक नॉन स्टेशनरी बॉडी था, एडवाइजरी बॉडी था, जो कि अभी नहीं है। तो इसके बाद आता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1952 में। और इसका प्रेसिडिंग कौन करता था? पीएम करता था। तो इसने क्या किया? जो इस एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसने इस्टेब्लिश किया किस चीज़ को? अप्रूवल दिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अप्रूवल दिया किस चीज़ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए? 5 ईयर प्लान के लिए अप्रूवल दिया। तो 5 ईयर प्लान क्या था? 5 ईयर प्लान की बात अगर हम करें तो 5 ईयर प्लान जो इंडियन इकोनॉमी था उसको डेवलप करने के लिए 5 ईयर का प्लान बनाया गया है कि इस तरह कुछ 5 ईयर का टेन्योर दिया गया है कि इस 5 ईयर में कुछ हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और इस चीज़ को डेवलप करें। तो उस चीज़ के लिए क्या बनाया गया? 5 ईयर प्लान बनाया गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू होता है? 1951 में शुरू होता है और 1956 तक रहता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये किस मॉडल पे बेस है? हेरोड डोमर मॉडल है, हेरोड डोमर मॉडल है, उसके ऊपर बेस है। तो इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया गया था? एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और अचीव किया था इन्होंने अपना टारगेट जो इन्होंने रखा था वो बहुत आसान तरीके से अचीव भी किया था और इन्होंने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया था। जो टारगेट रखा था उससे ज़्यादा अचीव किया। इस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से लगे 1952 की बात करें, या बकर नंगल जो डैम है प्रोजेक्ट है उस चीज़ को उसका ये डेवलपमेंट इसी टाइम में हुआ है। तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, वयास प्रोजेक्ट है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये सब कब हुआ? ये इसी 5 ईयर प्लान में हुआ। तो इसमें किसके ऊपर ज़्यादा ये किया गया था? इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। इनके प्रायोरिटी किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर था। और इसके बाद आता हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। अगर बात करें तो 1956 से लेकर 1961 तक है। तो इसमें क्या है कि ये किसके ऊपर बेस है? महिला नोबिस जो मॉडल है इसके ऊपर बेस है। और इसका एम क्या था कि सोशलिस्टिक सोसाइटी के ऊपर इसका एम था। किसका? सेकंड 5 ईयर प्लान का। और इसका ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया गया था? इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ और मिनरल्स को दिया गया था। अब जब इंडस्ट्रीज़ और मिनरल्स के हैवी इंडस्ट्रीज़ और मिनरल्स को जब फोकस में लाएंगे, प्रायोरिटी दिया जाएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज़ तो होगा ही होगा। तो उस वक़्त दागापुर, भिलाई, रोकिला जो स्टील फैक्ट्रीज है, रोकिला जो स्टील फैक्ट्रीज है, इन जो फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ कहाँ पे? सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो इसके बाद आता हमारा थर्ड जो 1961 से लेके 1966 तक जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो आता है। तो ये किसके ऊपर बेस होता है? सुखमया चक्रवर्ती मॉडल, इसके ऊपर बेस है। ये कौन सा? थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इसका गोल क्या था कि इकोनॉमिक जो था हमारा इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। उस इकोनॉमी को जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। किसी थर्ड 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था। इनका थर्ड 5 ईयर प्लान इसके ऊपर बेस था। और मगर ये जो तीसरा 5 ईयर प्लान था ये फेल हुआ। किस वजह से हुआ? बहुत सारी रीज़न है। इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में, इस वजह से भी ये पूरा नहीं हो पाया, अचीव नहीं कर पाए इनका एम। इनका जो गोल था इंडो पाक वार हुआ 1965 में, इस वजह से भी अचीव नहीं कर पाए। और ड्रॉट्स आ गए थे 1965 से लेकर 66 तक जो इंडिया में ड्रॉट्स आए, इनकी वजह से क्या हो गया? जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया। इसके बाद गैप हुआ, हम 3 ईयर का गैप हुआ, उसमें क्या लाया?
प्लेन हॉलीडे लाया गया। 1966 या 1969 तक प्लान हॉलीडे चल रहा था। इसके बाद फिर से 4th 5 ईयर प्लान आ गया 1969 से 1974 तक। तो ये भी एक मॉडल के ऊपर बेस था जिसको फॉर्मुलेट किया गया था किसके द्वारा, अशोक रुद्रा एंड एलन एस मनी, ये इन्होंने एक मॉडल फॉर्मुलेट किया था। इसके ऊपर बेस था कौन सा 4th 5 ईयर प्लान। तो इस जो 5 ईयर प्लान का एम क्या था कि अचीव डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के बेस पे रख के और स्टेबिलिटी रख के इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट को अचीव करना है, इनको साथ में लेके। तो इसी 5 ईयर प्लान में जो 4th 5 ईयर प्लान था, इसी में ही नेशनलाइजेशन हुआ किसका, बैंक्स का। तो ये पूछा गया है बहुत सारे पेपर्स में कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हैपन इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये कब हुआ था, ये 4th 5 ईयर प्लान में ये नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का 1969 में। अब हम 5th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं जो कि 1974 से लेकर 1978 तक चला। इसके जो एम्स था वो था पुअर्टी, गरीबी को ख़त्म करना था, सेल्फ रिलायंस था, अचीव 048, ये सब इसके एम्स था 5th 5 ईयर प्लान के। और इसमें ज़्यादा फोकस किस में दिया गया, प्रायोरिटी किसको दिया गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ज़्यादा ये फोकस दिया गया, प्रायोरिटी दिया गया। और इसमें आता है कि इसी 5th 5 ईयर प्लान में 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम भी स्टार्ट होता है। और इसके बाद आता है इसमें पुअर्टी प्रिवेंशन प्रोग्राम 1974 में स्टार्ट होता है। और ग्रेन फॉर वॉक एंड एंटियोदिया योजना, ये योजना स्टार्ट होता है 1977 में और 78 तक रहता है। तो ये सब कब स्टार्ट होता है, 5th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट होता है। और ये जो 1974 से 1978 तक का ये टेन्योर ओनली 4 ईयर का है। तो एक साल पहले ये जनता गवर्नमेंट जब इलेक्ट होके आते हैं तो ये जो 5th 5 ईयर प्लान का 5 जो साल का प्लान था उसको 4 साल ही में ख़त्म कर देते हैं ये लोग। और इसके बाद ये लोग रोलिंग प्लान लाता है 1978 में और 80 तक चलता है ये। इसको सेकंड हॉलीडे प्लान भी कहा जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्लानिंग कंसेप्ट था जो कंटिन्यूस प्लानिंग के ऊपर बेस था। और इसको प्रेजेंट किसने किया था, गवर्नर माइडल ने ये प्रेजेंट किया था रोलिंग प्लान। तो इसके बाद आता है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। तो 6th 5 ईयर 1980 से लेके 1985 तक चलता है। तो इसमें भी एम क्या होता है, एक तो गरीबी आपको पता है अभी तक ख़त्म नहीं हो गया इंडिया से, तो अभी भी चल रहा है गरीबी। तो इस चीज़ को हटाने का उस वक़्त से भी प्रयास चल रहा था, मतलब ये लोग कर रहे थे उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। तो उस 6th 5 ईयर प्लान का भी एम था कि पुअर्टी को ख़त्म करना है और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट दे देना सबको। तो ये 6th 5 ईयर प्लान की में कहा गया था। तो ये इस वक्त क्या हो गया, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, इनको इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट करना था। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्ट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एरिडिक्शन एंड पुअर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए। अनएम्प्लॉयमेंट एरिडिक्शन और पुअर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा, ये सब 6th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया। किस लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, क्योंकि इनका एम था कि पुअर्टी को एलिमिनेट करना था और इंक्रीज करना था क्या, एम्प्लॉयमेंट को। और एक इंपॉर्टेंट बात आता है 6th 5 ईयर प्लान में, नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड बैंक वो इस्टेब्लिश होता है 12 जून 1982 में। जब 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था तब ये नाबार्ड इस्टेब्लिश होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि नाबार्ड कौन से 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद आता है हमारा 7 5 ईयर प्लान। अगर इसकी बात करें तो ये 1985 से लेकर 1990 तक चलता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इंक्रीज प्रोडक्टिव एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इक्विटी एंड जस्ट बेसिक सोशल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। और
एक बात है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इक्विटी की बात कर रहे थे, इक्वल जस्टिस की, सोशल सिस्टम की इस जो 7 ईयर प्लान में बात किया गया था। तो इसमें एक था कि स्लोगन दिया गया था फुट वॉक एंड प्रोडक्शन। फुट वॉक एंड प्रोडक्शन, ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन में एज ए क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे पेपर्स में कि जो स्लोगन फुट वॉक एंड प्रोडक्शन वो कौन से 5 ईयर प्लान में दिया था। तो ये दिया गया था 5 ईयर प्लान में दिया गया था, कौन सा, फुट वॉक एंड प्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात किया गया था। तो ये कब तक चलता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज गिविंग ग्रेटर एम्फेसाइज इन दिस स्कीम। इस स्कीम में जो 5 ईयर प्लान है इसमें ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है, बहुत सारा फोकस उसके ऊपर दिया जाता है। इसके बाद ये जब 5 ईयर प्लान 1990 तक चला, इसके बाद 90 से लेकर 1992 तक प्लानिंग गैप रहा है, इसमें प्लानिंग गैप कहा जाता है। तो इसमें क्या आ गया कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ था कि बहुत सी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो उस वक़्त मनमोहन जी की इस क़यादत में क्या हुआ था कि एलपीजी मॉडल आया था इंडिया में। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रीज है उन सबको ओपन किया गया था, जो बाकी मार्केट प्रोसेस उन सबको ओपन मार्केट किया गया था। तो इस एलपीजी के ऊपर अलग सा टॉपिक हम करेंगे। तो इसके बाद आता है सीधा 5 ईयर प्लान 1992 से, जब ये 1990 से 1992 तक प्लानिंग गैप चलता है। तो इसके बाद 5 ईयर प्लान आता है 1992 से 1997 तक। तो इसमें भी इसका एम क्या था कि ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका एम था 5 ईयर प्लान का। और प्लान अचीव अबोव इट्स टारगेट, और इस जो 5 ईयर प्लान है इसने भी अचीव किया था अबोव टारगेट। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो प्लान्स है जिन्होंने अबोव द टारगेट ये अचीव किया था। तो हमने पहले भी देखा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, अब यहाँ पे आ रहा है 8th 5 ईयर प्लान। इन दोनों ने क्या किया था, प्लान अचीव अबोव इट्स टारगेट, टारगेट से भी ज़्यादा अचीव किया था इन्होंने। तो इसके बाद आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक। इसमें टॉप प्रायोरिटी किसको दिया गया है, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दिया गया था। ये एम था हमारे जो 7th 5 ईयर प्लान था, उसमें भी ये एम दिया गया था सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, मगर टॉप प्रायोरिटी पे नहीं था। यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी पे किस पे दिया गया, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को। कौन से में, 9th 5 ईयर प्लान में, जो 2002 तक चला। इसके बाद 10th 5 ईयर प्लान आता है। तो 10th 5 ईयर प्लान कब से कब चलता है, 2002 से 2007 तक 10th 5 ईयर प्लान चलता है, जिसका मकसद होता है, एम होता है एंड पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज एंड डबल द पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 ईयर। नेक्स्ट 10 ईयर में जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करना था, इसका एम था जो 10th 5 ईयर प्लान का। तो प्लान अचीव्ड अबोव इट्स टारगेट, इसने भी अबोव इट्स टारगेट हासिल किया। अब यहाँ पे कितना आ गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने भी टारगेट अबोव द टारगेट हासिल किया था, 8th ने भी किया। अब यहाँ पे जाके 10th 5 ईयर प्लान है, ये भी, इसने भी अबोव द टारगेट हासिल किया इन्होंने। 2007 तक चला जो 10th 5 ईयर प्लान। इसके बाद आता है 11th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 2007 से लेकर 2012 तक चलता है। और ऑब्जेक्टिव टारगेट वाज रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका टारगेट क्या था इस 11th 5 ईयर प्लान का, कि रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा था। इसमें बहुत ही रैपिड, तेज़ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा था ये 11th 5 ईयर प्लान में। ये इनका ऑब्जेक्टिव था, इनका एम था, और इसने भी टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। अब जाके हमारे पास कितने आ गया, 3, पहले तो 3 था, अब ये 11th 5 ईयर प्लान भी ऐड करेंगे तो 4 हो गया। हमारे पास 4th ऐसे प्लान आ गया जिसने अबोव द टारगेट हासिल किया। जैसे कि फर्स्ट था, 8 था और 10 था, अभी 11 भी आ गया कि जिसने अबोव द टारगेट हासिल किया। तो इसके बाद आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक है। और इसका एम क्या है, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एम था। कौन सा, 12th 5 ईयर प्लान का। तो हमारे यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान है यहाँ पे ख़त्म होता है। ये 12th 5 ईयर प्लान
टोटल 5 ईयर प्लान 12 है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जो 5 ईयर प्लान्स है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नीति आयोग की बात करें तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर देखें तो ये भी इसी टॉपिक के ही अंदर आता है और क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जा सकता है। फॉर्मेशन कब हुआ था? जनवरी। अब जो 5 ईयर प्लान था वो ख़त्म हुआ था तो उसकी जगह पे कौन सा आया था? ये नीति आयोग आया था। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। तो इसका चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है नीति आयोग का चेयरमैन। और प्रीवियस नेम क्या था? प्लानिंग कमीशन जो था ना, ये जो नीति आयोग है ये प्लानिंग कमीशन के नाम पे आया है, जगह पे आया है। तो द गवर्निंग काउंसिल इंक्लूड चीफ मिनिस्टर। अब इनके जो गवर्निंग काउंसिल है इसमें कौन कौन है? इंक्लूड चीफ मिनिस्टर, जो सारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर है इसमें, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है यूनियन टेरेटरीज के। यूनियन टेरेटरी हैविंग चीफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब चीफ मिनिस्टर जिसका होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो वो सब इंक्लूड है किसमें? इसमें नीति आयोग में। तो वाइस चेयरमैन वाज अपॉइंटेड बाय पीएम के द्वारा वाइस चेयरमैन जो है उसको कौन अपॉइंट करता है? पीएम अपॉइंट करता है। चेयरमैन खुद कौन है? पीएम। हमारा जो भी पीएम होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा। तो मैक्सिमम कितना मेंबर होता है? 4 मेंबर फॉर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। जो यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर नंबर्स 4 मेंबर्स है, जो मैक्सिमम 4 मेंबर ये फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय पीएम के द्वारा ये 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं मैक्सिमम। तो difference is that instead of single 5 year plan the country will have 3 plans separate over 3 different time। अब इसके तहत क्या था कि 5 साल पहले तो 5 ईयर प्लान होता था। उन्होंने कहा कि जो 5 साल का प्लान की जगह पे क्या करेंगे? 3 प्लान सेपरेट ओवर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए 3 प्लान लाएंगे सेपरेट। इंस्टेड ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कंट्री विल हैव 3 प्लान सेपरेट ओवर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड। ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए 3 डिफरेंट प्लान्स लाएंगे अलग अलग। जैसे कि विजन प्लान 15 ईयर के लिए होगा। जो विजन प्लान, ये पूछा जा सकता है कि विजन प्लान कितने ईयर के लिए होता है? 15 ईयर के लिए। स्ट्रेटजी प्लान 7 ईयर के लिए होता है और एक्शन प्लान होता है 3 ईयर के लिए। तो ये प्लान किसके अंदर आता है? अब नीति आयोग के आता है। नहीं तो पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान की जगह पे जो प्लानिंग कमीशन था उसके जगह पे अब नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग के द्वारा मैंने जो कहा कि ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो इसके बाद आता है हमारा, मैंने कहा था आपको एलपीजी अलग से पढ़ेंगे हम। तो एलपीजी की बात करें तो हम एलपीजी कब आया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये हमने पहले कहा था कि हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे बाद में। तो ये 1991 में आया था और इसका मकसद क्या था कि जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज किया जाए। क्योंकि वहाँ पे इंडिया में क्या हुआ था, उस वक्त इंडिया में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? जो ट्रेड एग्रीमेंट था यूएसएसआर के साथ वो ख़त्म हुआ था। क्योंकि उस वक्त 1991 में जो यूएसएसआर था वो डिवाइड हुआ था 1991 में, और साथ में गल्फ वॉर चल रहा था। उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे अफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही गहरा असर पड़ा था। तो इस वजह से उस वक़्त मनमोहन सिंह जो जब थे तो उन्होंने, ये एलपीजी उनका मॉडल है, तो उन्होंने ये एलपीजी मॉडल लाया था। तो इसकी वजह से सिंपली क्या कह सकते हैं कि एक लिबरलाइजेशन था, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात किया था इन्होंने। लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरल करना था हर चीज़ को, मतलब इसमें अगर कहा जाए तो आसान करना था हर चीज़ को। जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ था उनको कम करके अगर अगर किसी को कंपनी खोलना है तो अगर उसको कागज़ी काम अगर ज़्यादा हो तो उन सब को कम करके ना एक तरह से लिबरल करना था। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लिबरल करके लिबरल करना था, उसी को हम लिबरल
रूरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा बात आता है कि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि एक जो पब्लिक सेक्टर है उसको अगर प्राइवेट सेक्टर बना दे, प्राइवेट हैंड हाथों में दे, प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो बहुत से गवर्नमेंट्स जो ऑफिस थे उनको प्राइवेटाइज किया गया उस वक्त ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। और आखिरी लास्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि मतलब जो हमारा रीजनल जो इकोनॉमी है या सोसाइटी या कल्चर है उस चीज़ को जोड़ देना किसके साथ, ग्लोबल नेटवर्क के साथ, कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड के थ्रू अगर उस चीज़ को जोड़ जाए तो हर एक कनेक्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन की बोलते हैं। तो एलपीजी मॉडल यही सिंपल सा था। तो ये लाया था 1991 में। तो उसके बाद अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर, जो लास्ट पार्ट है इसी टॉपिक में, इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की हम बात करें तो ये सिंपल सा टॉपिक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड रियरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर किसको कहते हैं एक्चुअली, वर्ड एग्रीकल्चर डिफाइन किसको, मतलब कैसे डिफाइन करें, तो वर्ड एग्रीकल्चर किसको कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, रियरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इन सब को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, उसी को मिला के क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स है इंडिया में। तो एग्रीकल्चर अगर सीज़न की बात करें तो एक तो खरीफ आता है, सीजन्स की बात पे, एक तो रबी आता है, और एक आता है ज़ैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सा होता है, जो समर क्रॉप कहलाते हैं, समर क्रॉप कहलाता है। ये पूछा जा सकता है कि खरीफ क्रॉप इज़ नॉन एज समर क्रॉप भी कहा जाता है। तो सॉन ये कब बोया जाता है, जून से लेके जुलाई तक, और कटाई कब होता है इसका, सितंबर अक्टूबर में होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, राइस, शुगर केन, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स है। इस जो खरीफ क्रॉप है इनको किसकी ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादातर हाई वाटर एंड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है खरीफ क्रॉप को। ये पहला सीज़न के बेस पे ये इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्रॉप को। तो दूसरा आता है हमारा रबी क्रॉप, इंडिया में आता है रबी क्रॉप, जिसको हम विंटर क्रॉप कहा जाता है, विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। तो ये सॉन कब क्या उगाया जाता है, ये सीड बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और इसका कटाई कब किया जाता है, अप्रैल मई में कटाई इसका होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, वीट, ग्रोनट, बार्ले, पोटैटो, ऑयल सीड एक्स्ट्रा, ये किसके एग्जांपल्स है, रबी क्रॉप के। तो इसको अब खरीफ क्रॉप को हाई वाटर और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता था, तो रबी क्रॉप को लो टेम्परेचर और लो वाटर की ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद लास्ट क्रॉप आता है हमारा ज़ैद क्रॉप, जो कि किया जाता है, बोया जाता है मार्च में, और कटाई कब होता है इसका जून में होता है। और इसका एग्जांपल है एक मेस, ऑल वेदर क्रॉप, यानी ये मेस है, ऑल वेदर क्रॉप है, ककम्बर, वाटरमेलन या पम्पकिन एक्स्ट्रा, ये सब किसका एग्जांपल है, ज़ैद क्रॉप का एग्जांपल है। अब तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दिए हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, सेडेंटरी एग्रीकल्चर है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, आपने सुना होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और बस यही 3 एग्रीकल्चर ये होते हैं, टाइप्स एग्रीकल्चर्स के टाइप होते हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में। तो ये इतने इम्पोर्टेंस नहीं है, तो सिर्फ ये याद रखिए कि 3 तरह के एग्रीकल्चर होते हैं इंडिया में। तो ये इन तीनों का नाम रखिए। इसके बाद आता है डिफरेंट फार्मर्स इन इंडिया। अब फार्मर की डिवीज़न को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि फार्मर के डिवीज़न, बिग फार्मर्स हु हैव मोर देन 10 हेक्टर लैंड, जिसके पास ज़्यादा से 10 हेक्टर लैंड से ज़्यादा उसे बिग फार्मर कहा जाता है। मीडियम किसको कहा जाता है, 4 to 10 हेक्टर लैंड जिसके पास हो, स्मॉल। अब ये पंचायत अकाउंट से रिलेटेड है, तो मे बी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है, अदरवाइज इट इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। मगर अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात आ रहा है तो इसमें मे भी पूछ सकता है। तो 4 से 10 हेक्टर लैंड्स को हम मीडियम फार्मर्स कहते हैं, स्मॉल
किसको बोलते हैं, 1 to 4 हेक्टर लैंड होगा तो उसको हम स्मॉल फार्मर कहते हैं, और मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं, जिसका लेस देन 1 हेक्टर हो, या 59% बिलोंग्स टू मार्जिनल फार्मर। 59% ऑफ इंडियन फार्मर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, मार्जिनल ग्रुप। तो इसी में आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। ये 1969 में आया था, और इसमें क्या होता है कि एडप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड मेथड्स सच एज हाई यील्डिंग वैरायटीज़, सीड, ट्रैक्टर्स, पम्प्स एक्स्ट्रा, इन चीज़ों का यूज़ करके क्या हुआ था कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। तो बूस्ट एग्रीकल्चर, इन ऑर्डर टू, इन चीज़ों का किस लिए यूज़ किया था कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। जो ये कंसेप्ट था ग्रीन रिवोल्यूशन का, ये किसने लाया था, मैक्सिको। द कंसेप्ट वाज ब्रॉट फ्रॉम मैक्सिको। ये कहाँ से लाया था, मैक्सिको से लाया था। मैक्सिको में ये ग्रीन रिवोल्यूशन किस में आया था, क्रॉप मेज में आया था, मेज में आया था। और नॉर्मन बोरलुंग, आल्सो नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलुंग, ये याद रखना आप कि मे भी पूछा जा सकता है कि हु इज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलुंग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, बट द नेम वाज गिवन बाय विलियम गॉडिस। जो ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम किसने दिया था, विलियम गॉडिस ने दिया था। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में MS स्वामीनाथन, ये इनको कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है। इन्होंने कौन से क्रॉप में लाया था, वीट में। अब जो मैक्सिको में आया था वो मेज़ में आया था, मेज़ी क्रॉप में आया था। तो यहाँ पे जो इंडिया में आया था वो किस क्रॉप में आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आया था वीट क्रॉप में आया था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन फोकस करता है 3 चीज़ों के ऊपर, हाई यील्डिंग सीड के ऊपर, दूसरा फर्टिलाइज़र के ऊपर, तीसरा इरिगेशन। इन तीनों के ऊपर फोकस करता है क्या ग्रीन रिवोल्यूशन, इन 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस देता है। तो कुछ रिवोल्यूशंस है, में भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये आप देख लेना। येलो रिवोल्यूशन कौन से फील्ड में आए, ऑयल सीड में आए, ऑयल सीड से रिलेटेड करता है येलो रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन किस से रिलेट करता है, फिश से रिलेटेड करता है। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे, इक से। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे रिलेट करता है, फर्टिलाइजर से, ब्राउन रिवोल्यूशन। तो राउंड रिवोल्यूशन किससे, पटाटो से। रेड रिवोल्यूशन टमाटो या मीट से। या गोल्डन रिवोल्यूशन किस से बिलोंग करता है, फ्रूट से। तो ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से बिलोंग करता है। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से। तो ये सब है, यहीं पे आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे ये जो टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।